हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई गेस माय स्क्रीन इज विजिबल। यप। ओके। सो हमने ओ लेवल्स उर्दू के स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए हैं। हमने सारा कंटेंट डिस्कस कर लिया। हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया। हमने मज़मून कैसे लिखने हैं एंड सारी राइटिंग स्ट्रक्चर हमने सब उसके प्रॉपर तरीके डिस्कस कर लिए हैं। P1 एंड P2 ईच एंड एवरीथिंग। आई गेस वी आर डन विद इट। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे एग्जामिनर रिपोर्ट। व्हाट एक्चुअली एग्जामिनर रिपोर्ट इज। सो पेपर के बाद और पेपर में एक्चुअली आपका जो एग्जामिनर आपसे डिमांड करते हैं हम वो देखेंगे। और एग्जामिनर क्या करेक्शन करता है, क्या करेक्शन एग्जामिनर ने की है, ये हमारे पास जो रिपोर्ट है ये कब की है। ये है 2024 जून की। ठीक है। सो बहुत रीसेंट, बहुत ज़्यादा रीसेंट। तो हम इसको थोड़ा स्टडी करके हम देखेंगे और हम एनालाइज करेंगे कि ये गलतियां जो ग्रामर हमें बता रहे हैं कहीं हम तो नहीं कर रहे, एंड अगर कर रहे हैं तो कैसे उसको हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पेपर वन, रीडिंग एंड राइटिंग। इसके अंदर वो हमें बता रहे हैं कि एक एक्सरसाइज वन होती है जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, पैसेज 6 क्वेश्चंस। एंड वो हमें पता है इजीली कि हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसे हमारी कोई बड़ी गलती होती नहीं है। ठीक है। एक्सरसाइज टू में मल्टीपल मैचिंग और नोट थ्री में नोट मेकिंग हो जाएगा। एक्सरसाइज फोर में समरी हो जाएगा। एक्सरसाइज फाइव में राइटिंग एक्सरसाइज हो जाएगा। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट। सो एक्सरसाइज थ्री नोट मेकिंग होती है। एक्सरसाइज फोर समरी होती है। समरी राइटिंग एक्सरसाइज बेस्ड ऑन टेक्स्ट गिवन। एक्सरसाइज थ्री एंड कैंडिडेट हैव टू राइट अ समरी keeping the response within the limit of 100 words along with the content, and candidate are also access on the language used. Okay. Exercise 5 क्या होती है? राइटिंग साइज candidate are asked to write an email एक्स डायरेक्टेड। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके और मुझसे यही सवाल करते हैं कि सर हमारे जो डिफरेंट टीचर्स हमें जो पढ़ा रहे हैं डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, एक ये सिलसिला चला आ रहा है कि ना कुछ कहते हैं कि खत भी आएगा, कुछ कहते हैं रिपोर्ट भी आएगी, कुछ कहते हैं ब्लॉग भी आएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। खत और रिपोर्ट वाला जो टाइम था वो गुजर चुका, जब ये लोग हमें खत और लिखने को देते थे। अब वो सिर्फ ईमेल देते हैं। और ये बात इन्होंने अपने सिलेबस के अंदर भी मेंशन की हुई है और ये एग्जाम में रिपोर्ट भी हमें बता रहा है। तो आपको ईमेल की प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है। बोथ content response as well as the accuracy and style of the language used। ठीक है। सो बेसिकली लैंग्वेज का पेपर है, हमें सारा जो फोकस है लैंग्वेज के ऊपर ही रखना है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू यूज देयर ओन वर्ड्स while answering questions to demonstrate their understanding, and therefore should avoid lifting sentences directly from the passage। ये चीज़ मैं हर जगह बताता हूँ। ठीक है। और ये मैं आपको सिलेबस से भी बताता हूँ और ये मैं आपको आज एग्जामिनर रिपोर्ट से भी दिखा रहा हूँ कि एग्जामिनर रिपोर्ट आपको खुद कह रहा है कि अवॉइड लिफ्टिंग सेंटेंसेस डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको लेट सपोज एक नंबर का आपके पास सवाल था, आपने बस एक पॉइंट लिखना था। सो बच्चे क्या करते हैं, एग्जैक्ट ये वर्डिंग उठाई लिख दी। नो, ऐसा नहीं करना। क्योंकि लैंग्वेज का पेपर है। कॉमन सेंस अगर आप लगाओ, आप अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो इसमें आपकी लैंग्वेज कहाँ है, आपके वर्ड्स कहाँ है? नहीं है तो इस पे आपको कोई नंबर कंटेंट के मिल जाएंगे, लैंग्वेज के वो नंबर काट लेगा आपके। ठीक है। सो वो उसने खुद ही कहती है कि 5 एक्सरसाइज होंगी, हर चीज के अंदर, हर एक्सरसाइज के अंदर आपको जो है अपने ओन वर्ड्स लिखने हैं और अवॉइड करना है कि सेंटेंसेस को आप डायरेक्टली लिफ्ट करो। ठीक है। माइनर स्पेलिंग एरर्स एरर्स आर नॉट पेनलाइज इन कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज। ठीक है। अब बहुत से जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं सर कितने नंबर कितने कटेंगे, सर अगर ये हो गया तो कितने कटेंगे, सर वो हो गया तो रिलैक्स। एग्जामिनर रिपोर्ट होती ही इसीलिए, और वो आपको खुद ही बता रहा है माइनर स्पेलिंग एरर्स आर नॉट पेनलाइज इन कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज। मतलब माइनर जैसे आपने नुक्ते की गलती कर दी। ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने लिखना था वजह,
आपने लिखना था वजह, लेकिन आपने जीम के नुक्ता नहीं लगाया, ठीक है, या आपने वजह को वाव जीम ये वाला हे लिख दिया। तो ये पढ़ने में देखो डिफरेंस आ रहा है ना, वजह और वज, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपने स्पेलिंग एरर कर दिया, लेकिन वो पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन के अंदर इतना मैटर नहीं कर रहे, तो उसके नंबर नहीं कटते, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत हो लेकिन पढ़ने में अगर आ रहा है तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। वेयर एस अगर आपने शोशों की गलती कर दी या नुक्तों की गलती कर दी लेकिन पढ़ने में आ रहा है, तो सॉरी, तो उसके नंबर नहीं कटते। ये आपको एग्जामिनर रिपोर्ट कह रहा है, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ठीक है। There are specific marks allocated for language and writing task. Nevertheless, it's important that candidates legible throughout. Important that candidate write their answers correct space provided. ये चीज़ मैं बता बता के थक चुका हूँ। और बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि सर अगर हम ऊपर का क्वेश्चन उतारेंगे, ठीक है, अगर हम नहीं उतारेंगे या उतार रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, हमारे पास जगह कम पड़ रही है, जगह ज़्यादा पड़ रही है, तो उसको कैसे कैटर करना है। उन्होंने आपको जितनी जगह दी है कुछ सोच समझ के दी है, ठीक है, और आपको उसके अंदर ही रहना है, ना उससे बाहर जाना है, ना उसको आपने बिल्कुल ही खाली छोड़ना है, ठीक है। अगर दो लाइनें हैं तो मेक श्योर कि आपकी दोनों लाइनें फिल हो, ठीक है। देयर इज एन एटिकेट प्रोविजन ऑफ स्पेस फॉर ईच रिस्पॉन्स इन द क्वेश्चन पेपर, क्या लिखा हुआ है दोबारा पढ़ लो। एटिकेट प्रोविजन ऑफ स्पेस फॉर ईच रिस्पॉन्स इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर के अंदर एक कुछ सोच समझ के उन्होंने कुछ दिमाग लगा के अपना आपको स्पेस दिए कि अगर आपको लेट्स सपोज दो लाइन है तो आपको इन दो लाइनों के ही अंदर यहाँ से लिखना है। आप ये नहीं करोगे कि एक लाइन लिख दी और एक लाइन आपने नहीं लिखी, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो उसका कोई ना कोई रीज़न होगा, या तो दो चीज़ें पूछी गई होंगी आपसे, और वो मार्क्स से भी देख के डिटेक्ट कर सकते हैं कि 2 नंबर का अगर सवाल है तो 2 नंबर हमने इसमें लिखने हैं, तो सॉरी 2 पॉइंट्स लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ द कैंडिडेट फाइंड एन आंसर एक्सीडिंग द गिवन स्पेस, आप लोग का कंसर्न यहाँ पे आ गया, or they change their mind after writing an answer and want to utilize a blank page or continue the answer on the sheet, they should clearly mention this in the answer space to avoid any confusion. अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है, मेरे साथ भी हुई है। जब मेरा ए लेवल्स का उर्दू का पेपर था, तो पेपर 2 के अंदर मैं कॉम्प्रिहेंशन कर रहा था, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत आंसर्स लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया था, ये लाइन थी, ठीक है, इसके ऊपर मेरा ना ये कंटेंट था, और मुझे पता चला मैंने गलत करा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको काटा, सिंपल सा आप ऐसे ड्रॉ कर लो, या आप जो वर्ड्स हैं उस पर ऐसे सिर्फ एक लाइन मारनी है, कीचड़ नहीं मचा देनी है, ठीक है। और मैंने लाइन लिख के उसके ऊपर ही ना अपना करेक्टेड आंसर लिखना शुरू कर दिया था। तो ये अप्रोच भी ठीक है, एंड आई गॉट A स्टार बाय द वे। तो मेरे नंबर तो नहीं कटे, क्योंकि मैंने एक तमीज से उसको कट करा, ऐसे गंदगी नहीं करी, तमीज से मैंने ऐसे कट करा, और उसके ऊपर मैंने अपना आंसर ठीक लिख दिया। अगर किसी बच्चे का जो है लेट सपोज उस जगह से बाहर आंसर हो जाता है, तो अगर ये लाइन है आपकी, यहाँ पे आपका लाइन खत्म हो रही है, जगह खत्म हो रही है, तो आप यहाँ नहीं लिखोगे, इसके अलावा नहीं, आप एक एक्स्ट्रा शीट लोगे, सही है, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप यहाँ मेंशन कर दोगे कि रिमेनिंग आंसर जो है वो आपने एक्स्ट्रा शीट में, लेट सपोज अपना शीट का लेट सपोज बी है, हम लिखते हैं तो शीट बी, तो हम लिख देंगे शीट बी पे मेरा आंसर कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा ओ लेवल्स और ए लेवल्स के उर्दू के पेपर में इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होती कि बच्चों को जगह कम पड़ जाए। अगर इन केस किसी को हो जाए तो उसके साथ ये तरीका कार है, उसके आपने लाइन के आगे नहीं लिखना, आपने एक एक्स्ट्रा शीट ले लेनी है, और वहाँ मेंशन कर देना है कि इस पेज नंबर पे मैंने अपना आंसर करा है, और क्वेश्चन नंबर भी आपने मेंशन करना है कि ये क्वेश्चन 1 का आंसर उधर है, और उस शीट में भी आप मेंशन करोगे कि ये क्वेश्चन 1 का पार्ट ए है या पार्ट डी है, जो भी है, ठीक है। तो ये अपने जहन में रखिएगा। इट इज रिकमेंड टू ऑलवेज अटेम्प्ट एन आंसर रेदर देन लिविंग अ ब्लैंक स्पेस, ठीक है। रिकमेंड टू ऑलवेज अटेम्प्ट एन आंसर, खाली जगह, अभी मैंने जो बात की थी कि अगर दो लाइनें हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन खाली छोड़ के आ जाओ। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसमें अपना क्या कहते हैं आंसर कंप्लीट करो। अब कोई बोले सर अगर एक लाइन में हो गया दूसरी लाइन में खाली पड़ी, हम क्या लिखें, तो ऐसा नहीं हो सकता।
आपको कुछ सोच समझ के ही उन्होंने दिया है। अगर आपकी एक लाइन खाली बच रही है तो देखो आपके आंसर के अंदर कोई ना कोई गलती होगी, या तो कुछ ना कुछ आप मिस आउट कर रहे होगे, ठीक है। कैंडिडेट नीड्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोकैबुलरी ऑफ क्वेश्चंस। ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत मैटर करता है। मेरे साथ ए लेवल्स के पेपर 3 के अंदर ऐसे राइटिंग का पेपर होता है, ए लेवल्स का P3। मुझसे गलती ये हुई थी कि मैं आंस अपना जो मजमून था वो एक गलत तरह से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ डिफरेंट पॉइंट्स में लिख रहा था जो कि मुझे नहीं लिखने थे, ठीक है। तो मैंने लेट मैं आपको यहाँ बता भी दूँ, मैंने हाफ पेज फिल कर दिया था। फिर मुझे रियलाइज हुआ मैं गलत लिख रहा हूँ। उस पेपर के अंदर भी मैंने कट किया और नीचे से करेक्टेड वर्जन शुरू कर दिया। वोकैबलरी का मसला था वहां पे एक वर्ड की वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया था, और मैं समझ रहा था कि जो मैं याद करके आया हूँ, या जो मैं जिस चीज़ की मैं तैयारी करके आया हूँ, तो ये उसकी बात की जा रही। मैं आपको सवाल ही बता देता हूँ। 2023 के अंदर P3 A लेवल्स उर्दू में एक सवाल था आलूदगी का, ठीक है। मैं ये अटैम्प्ट कर रहा था। अब मैं इसकी तैयारी करके गया था कि आलूदगी के या तो नुकसान होंगे या तो उसके सॉल्यूशन हमें देखने देने होंगे, किस तरीके से हम कम कर सकते हैं आलूदगी। बट बेसिकली सवाल ये आया था कि आलूदगी अगर हम कम करेंगे तो इंडस्ट्रियल जो हमारा प्रोसेस है, ये जो इंडस्ट्रियल हमारी जो आ, क्या कहते हैं उधर, तो इस तरीके से लिखा हुआ था कि अगर हम आलूदगी कम करेंगे तो, सॉरी, अगर हम इंडस्ट्रियल अपना काम कम कर देंगे तो आलूदगी भी कम हो जाएगी, लेकिन इससे हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी, ठीक है। हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो जो है क्या कहते हैं बंद हो जाएंगी, और हमारी इकोनॉमी पे बड़ा फर्क पड़ेगा, और हमारा जो मुल्क है वो क्या कहते हैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसका आपने क्या करना था, आपने इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देना था। तो इस चीज़ की वजह से ना मैं जो हूँ बिल्कुल वो हो गया था, स्टक हो गया था। मैं कुछ और लिखना शुरू हो गया था, जबकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन मैं समझ नहीं आया था। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा भी दिखा दूँ। अगर मेरे पास यहाँ ए लेवल्स के अंदर, एयरली के अंदर उर्दू, और ये पेपर था 2023 का, और ये था समर पेपर 3। ये सवाल था, हम्म, ये रहा आलूदगी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? आलूदगी के बगैर किसी भी मुल्क की सनती तरक्की नामुमकिन है। सनती क्या होता है? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल तरक्की है, इंडस्ट्रियल जो आपका जो ग्रोथ होती है। आलूदगी के बगैर मतलब आलूदगी के बगैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ भी इंडस्ट्रीज होगी वहाँ पे पॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर हम पॉल्यूशन को कम कर दें, हमारी जो इंडस्ट्रियल की ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। तो दोनों आपस में ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा हो रही है तो हमारी आलूदगी भी ज़्यादा हो रही है। तो हमें इससे बहस करनी थी, आर्गुमेंट देना था, ठीक है, कि किस तरीके से आपको उस पर जो है ना डिबेट करनी थी। तो मैंने सारे पॉइंट्स प्रॉपर तरीके से लिखे थे, लेकिन ये जो एक वर्ड था ना, सनअती तरक्की नामुमकिन है, ये चीज़, इस चीज़ से पूरा आंसर आपका ना चेंज हो जाता। क्योंकि बाकी बच्चे क्या लिख के आ गए कि आलूदगी को हम इस तरीके से कम कर सकते हैं, आलूदगी को उस तरीके से कम कर सकते हैं, लेकिन जबकि ये आंसर था ही नहीं। आपको क्या लिखा कि बहस करो, दोनों साइड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, आप कह लो हाँ भाई नामुमकिन है, या आप कह लो बिल्कुल मुमकिन है, हम आलूदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों साइड आपने लिखनी है, ठीक है। तो ये था। सो ये जो बात ये कह रहे हैं कि वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो इसलिए अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। क्वेश्चन को और आप गलत आंसर ना लिखो। एज वेल एज इनफ प्रैक्टिस इन चूजिंग एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज टू राइट, ठीक है। चूजिंग एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, लेट सपोज आप अगर समरी लिख रहे हो और आपने उसके अंदर एडवांटेजेस लिखने, तो आप पहले जाके देखो कि जो पैसेज है उसके अंदर एडवांटेजेस जो आप लिखना चाह रहे हो वो एडवांटेज है भी या नहीं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं, या फिर आप कुछ और लिख रहे हो, ठीक है। इफ देर इज स्टिल टाइम, दे शुड ऑल्सो चेक द रिस्पॉन्सेज एट द एंड टू अवॉइड एनी अनइंटेंशनल मिस्टेक। जैसे हम कोई गलत पॉइंट लिख देते हैं या हम एक्स्ट्रा लिख देते हैं जो भी है, तो हम उसको प्रूव रीड कर सकते हैं एंड के अंदर अगर टाइम बचे। और टाइम बचना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट अपनी इतनी इस तरीके से आपने करनी है कि टाइम बचना चाहिए, ठीक है। जनरल कमेंट्स, इट वाज अ बैलेंस पेपर केटरिंग फॉर नीड्स ऑफ और एबिलिटी कैंडिडेट्स। ये 2024 का है ना, हाँ। तो जून 24 के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं उर्दू के इस जोन के, तो प्रॉपर समराइज उन सब का उन्होंने बता दिया कि क्या क्या था। Content of the paper covered wider spectrum of syllabus, had fair amount of science for candidate. The overall performance of the candidate was very good.
तो 2024 के अंदर उर्दू का पेपर समझो बच्चों का अच्छा गया था। मोर कैंडिडेट्स आर वेल प्रिपेयर्ड, जो कि अच्छी बात है, तैयारी करी गए थे बच्चे। इन जनरल कैंडिडेट्स परफॉर्म वेरी वेल ऑन कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस। चलो 2024 वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो वेरी गुड, कॉम्प्रिहेंशन आपने अच्छी की है। समरी एंड डायरेक्टेड राइटिंग वर मोर चैलेंजिंग फॉर लोअर एबिलिटी कैंडिडेट्स। ओके। सो जिन बच्चों ने बी लिया होगा, या जिन बच्चों ने सी लिया होगा ओ लेवल के अंदर, या जिन बच्चों ने डी ई लिया होगा, ठीक है, सी डी ई की बात कर लेते हैं। इन बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही मसला आया होगा, और ये समरी और डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर ही मसला आया होगा, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब ये बात हमें क्या बता रही है, इनको कैसे, अब हमें कैसे पता चलेगा सर लैक ऑफ प्रैक्टिस से वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमने तो प्रैक्टिस बहुत की थी। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो कह रहे हैं कि बच्चों की प्रैक्टिस सही नहीं थी, इसका मतलब कि वो वर्ड लिमिट एक्सीड कर गए। क्योंकि हम प्रैक्टिस क्यों करते हैं, ये चीज़ें ठीक करने के लिए, कि वर्ड लिमिट हमारी कंट्रोल में हो, ठीक है, हमारे पॉइंट्स वैलिड हों। तो उन्होंने इनवैलिड पॉइंट लिख दिया होंगे, तभी वो कह रहे हैं कि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं थी, ठीक है। ऑल दो मैनी कैंडिडेट्स मैनेज टू अचीव गुड मार्क्स, ओके, केपल वन स्कोर फुल मार्क्स, द हाईएस्ट स्कोर मार्क वाज 50 on 50, वेरी नाइस। तो ऐसा नहीं है कि किसी के 50 नहीं आए, ज़्यादातर बच्चों के 50 भी आए हैं। मैनी कैंडिडेट्स टेंडेड टू लिव देयर आंसर डायरेक्टली फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट, ओके, ये चीज़ें पढ़ लो भाई। बहुत से बच्चों ने कोशिश की, और कुछ बच्चों ने किया भी। while answering international questions, especially in the summary task के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि हम एडवांटेज डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं, तो आपने ये नहीं करना, ठीक है। विच इज irrelevant एंड लेंदी डिटेल्स। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि जब कॉपी करते हो वर्ड टू वर्ड, तो उसमें क्या होता है, लेंदी हो जाता है, एक तो वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाती है, क्योंकि आपके अपने वो नहीं होते। अब इसकी मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। दो एडवांटेज लिखे हुए थे, आपने डायरेक्ट ये कॉपी कर दिया। समझो ये एक लाइन का था, ये एक लाइन का था, आपकी टोटल लाइन्स कितनी हो गई, 1 + 1 2। लेकिन यही आप अगर अपने ओन वर्ड्स के अंदर लिखो, तो आप ये एक लाइन के अंदर अपने जुमले, अल्फाज जोड़ के बना सकते हो। और जब दो लाइन का काम एक लाइन के अंदर जा रहा है, तो वर्ड लिमिट आपकी कंट्रोल में हो गई, बिल्कुल हो गई। तो लेंथी भी नहीं होगा आंसर आपका इस तरीके से। तो ये सारे रीजन होते हैं सब करने के। लैंग्वेज का पेपर आपका कुछ भी डिमांड नहीं करता, सिर्फ वो आपको कहता है कि भाई आप लोग पैटर्न स्ट्रक्चर को बस ध्यान में रख लो। कैंडिडेट्स ऑल्सो शुड एम टू केयरफुली रीड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। तो बच्चों को जो है वो रिकमेंड कर रहा है कि भाई क्वेश्चंस और आंसर्स को, सॉरी, क्वेश्चंस को अच्छे से पहले पढ़ो और समझो। अच्छा, एक और पॉइंट मैं भूल गया, इट ऑल्सो अफेक्ट नेगेटिवली द वर्ड लिमिट एज वेल। जो मैंने ये बात की कि वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाती है लेंदी की वजह से, एज द लिंग्विस्टिक क्वालिटी ऑफ द रिस्पॉन्स। लिंग्विस्टिक क्वालिटी ऑफ द रिस्पॉन्स मतलब क्या कह रहा है, ये ग्रामर की बात कर रहे हैं, या आपके ग्रामर की बात कर रहे हैं, बेसिकली आपकी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो लैंग्वेज है उसकी क्वालिटी गिर जाती है, क्योंकि आप खुद से तो लिख नहीं रहे, आप तो कॉपी कर रहे हो। कैंडिडेट शुड एम टू केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट। बहुत से बच्चों की गलतियां मैंने ये देखी है कि उनसे पूछा कुछ और जाता है, वो लिख कुछ और रहे होते हैं। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसको आंसर करो। अनदर इंक्रीजिंग इशू इज राइटिंग ओवर देयर रिस्पॉन्सेज। ये नहीं करनी, ठीक है, कि आपने एक आंसर लिखा, उसके ऊपर ही आप लगे पड़े हो, आपकी लाइंस खत्म हो गई और आप लिखे जा रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, उसके ऊपर ही लिख रहे हो लिख रहे हो। ऐसा नहीं करना, भरना नहीं है आपने। आपने प्रॉपर तरीके से उसको समझ के पहले सोचो लिखना क्या है, फिर लिखो। कंप्लीट रिस्पॉन्सेज आर प्रायोरिटी फर्स्ट रिटन इन पेंसिल। चलो सॉल्यूशन ही बता दिया कि आप पहले पेंसिल से लिख लो। अगर आपको लग रहा है कि आपको ओवरलैप करना पड़ जाएगा, देन ओवरलैप यूजिंग अ पेन, K-11, ठीक है। अब उन्होंने, अच्छा ये तो गलती बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कैम्ब्रिज रिस्पॉन्स कंप्लीट रिस्पॉन्सेज आर प्रोबेबली फर्स्ट रिटन इन पेंसिल देन ओवरलैप यूजिंग अ पेन। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, उसको ओवरलैप कर देते हैं पेन से, उसको मिटाना भूल जाते हैं कि पेंसिल वाला मिटाना भी था। तो उसकी वजह से ओवरलैपिंग हो जाती है। तो अगर आप पेंसिल से लिख रहे हो तो याद, कोशिश करो कि उसको मिटाओ मिटाओ भी। और अगर नहीं लिख रहे पेंसिल से, तो डायरेक्ट कंप्लीट आंसर एक ही बारी में लिखो। क्रिएटिंग अ डबल इमेज, इससे फिर ना वो पेपर चेक करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है एग्जामिनर को। इफ द वर्क इज नॉट legible, it can cause a disadvantage to the candidate. It also observed during marking that some candidates tend to leave question unanswered. छोड़ते क्यों हो आंसर को, उर्दू के पेपर में आंसर कौन छोड़ता है। या तो आपको कॉम्प्रिहेंशन होगी जो कि आपको टेक्स्ट से देखनी है, या तो आपके पास समरी होगी जो भी आपने टेक्स्ट से लिखनी है। मजमून में अगर आप छोड़ रहे हो तो
क्या ही कहें। बल्कि उसके अंदर पे वो जगह वाली सीन तो होता है, ये तो एक कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं बेसिकली। सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन ऑन दिस पेपर, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंड दे हैव सफिशिएंट टाइम, यस बहुत टाइम होता है। कैंडिडेट शुड बी एडवाइज टू ट्राई अटेम्प्टिंग ऑल आंसर्स, एटलीस्ट हर चीज़ अटेम्प्ट करो, छोड़ के कुछ नहीं आना है आपने, आपके पास टाइम भी बहुत है और इसके अंदर कोई नेगेटिव चेकिंग मार्किंग भी नहीं है। तो छोड़ने वाली चीज़ तो मुझे नहीं समझ आता बच्चे क्यों करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि 2024 के पेपर में शॉर्ट आंसर्स के अंदर क्या एग्जामिनर में कमेंट्स कर रहा है, ठीक है। एंड easy to comprehend for the most of the candidates in general this exercise was very understood by the large majority, बहुत से बच्चों को ये जो है समझ आ गई थी एक्सरसाइज, ठीक है। some candidates only provided one detail which was worth only 1 marks, ठीक है। some candidates struggled to understand the question, ठीक है। ambiguous ambiguous answer many candidates mentioned to question 6 as well, ठीक है। ठीक है टाइम writing letters, ठीक है। the letter the required answer was that he considered his duty to reply all the letters, okay। पूछा गया था कि मिर्जा गालिब ने टाइम क्यों लगाया लेटर लिखने में, तो आपको ये बताना था कि उनका काम था भाई, उनकी ड्यूटी थी। कैंट टू गिव एम्बिशियस आंसर वर नॉट एबल टू गिव नंबर। एम्बिशियस आंसर जिसने दिए हैं भाई उसको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, जिसने अपने पास से लिखा है, जिसने गलत लिखा है, जिसने जो दिमाग में आ रहा है वो लिख दिया तो उसको नंबर नहीं दिएगा। मल्टीपल मैचिंग के अंदर क्या कह रहा है वो, फास्ट फूड के बारे में आया था सवाल, ठीक है। कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना था विच पैराग्राफ कंटेन सेलेक्टेड पीस इन्फॉर्मेशन, मैनी कैंडिडेट्स ने अटैम्प्ट की थी, ठीक है। और बहुत लार्ज मेजोरिटी बच्चों ने फुल मार्क्स लिए हैं। कुछ बच्चों के लिए चैलेंजिंग था क्योंकि वो आंसर प्रोवाइड नहीं कर पाए, ओके। अब वो कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल टू क्लियरली टिक ओनली वन। बच्चे क्या करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में हर बच्चा यही करता है, ये टिक कर देगा फिर बोलेगा नहीं सॉरी ये नहीं चाहिए था, ये नहीं चाहिए नहीं था। ऐसे क्यों करते हो भाई, एक बार सोच के कर लो। If they change their mind after but they must cross out the previous answer। चलो वो आपको फिर भी कह रहा है कि आपने अगर माइंड चेंज कर लिया तो प्रीवियस को भी कट कर दो, लेकिन इसको गंदा नहीं करो। इफ मोर देन वन बॉक्स इज टिक द आंसर विल नॉट बी वैलिड, ओके। अगर आपने दो टिक कर दी तो वो नहीं माना जाएगा, सिंपल सीधी बात है। नोट मेकिंग के अंदर क्या कह रहे हैं, अच्छा भाई यहाँ पे भाई ये टॉपिक आया था, ओके, ठीक है। some candidates gave correct answers but missed out important details like blah 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 blah, ठीक है, ओके। और कुछ लोगों ने प्रॉपर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं की और could not appropriately convey the required details, वही वाली बात जो ऊपर कह रहा है, mentioning use of refrigerator, okay। so एक सेकेंड मेरे पास, ओके टाइम है। एक्सेस फोर समरी में आ जाते हैं, समरी में कह रहे हैं, समरी इस बारे में चीज़ें क्या है। कैंडिडेट को डिसाइड करना था विच पार्ट शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ओके 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 4 marks are allocated for the content, 6 marks are reserved for the language। अब कंटेंट से ज़्यादा नंबर जो है आपके पास लैंग्वेज के हैं, कंटेंट के कम नंबर है, तो आपको बस समझ जाओ कि लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर देना है। प्लेंटी ऑफ बजट फॉर कैंडिडेट टू स्कोर मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स इन द स्मार्ट, ऑब्वियसली। समरी एक वो चीज़ है जिसमें आपको टेक्स्ट भी दिया हुआ है, आपके पास वर्ड लिमिट भी कम है, आपको बस 100 से 150 अल्फाज लिखने हैं। सिंपल सा बहुत इजी टास्क होता है इसमें नंबर उठाना। ओके बच्चों ने क्या गलती की है, वॉज गुड, परफॉर्मेंस गुड थी, और ठीक है। however the number of candidates scoring full marks on the task were limited, जिन बच्चों ने फुल मार्क्स लिए वो उनकी तादाद बड़ी लिमिटेड थी, ठीक है। ओके सम कैंडिडेट्स बट नॉट फेमिलियर विद दिस स्टाइल ऑफ समरी राइटिंग, बहुत से बच्चों ये समरी राइटिंग लिखनी नहीं आती थी या वो स्ट्रगल कर रहे थे। एज they tried to summarize the whole passage and gave lengthy irrelevant details। समरी का मतलब ये होता है कि आपने पूरी बात करनी है लेकिन शॉर्ट के अंदर। जिन बच्चों को समरी नहीं लिखनी आती वो ये गलती करते हैं, गलती उसने बता दी क्या गलती करते हैं, कि वो लेंथी इरेलीवेंट डिटेल्स लिखना शुरू कर देते हैं। एक तो लेंथी ऊपर से इरेलीवेंट डिटेल्स, इवन मिसिंग आउट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो पूछा गया है वो नहीं आपने लिखा। निगलेक्टिंग द वर्ड लिमिट, बस लिखे ही जा रहे हैं, वर्ड लिमिट देख ही नहीं रहे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वर्ड लिमिट से जो एक्सीड कर जाता आंसर वो चेक नहीं होता। अगर आप वर्ड लिमिट के बाद काम की बात लिख रहे हो तो वो चेक नहीं होगा, सॉरी आपके नंबर गए, ठीक है। रिलाइंग ऑन डायरेक्ट लिफ्टिंग ऑफ लेंथी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ गलत है।
ये चीज़ आपने नहीं करनी, अभी ऊपर बता के आए आए कि नहीं करनी। इससे होता क्या सर, ये क्यों नहीं करनी? आंसर तो सेम है भाई। आपका टेक्स्ट अफेक्ट द लैंग्वेज मार्क्स, सिंपल। आपके अपने वर्ड्स होंगे तब वो आपको लैंग्वेज के नंबर देगा, आपके वर्ड्स नहीं होंगे तो वो आपको नंबर नहीं देगा। उसने पहले ही कह दिया कि मैं आपको लैंग्वेज के नंबर ज़्यादा दूंगा कंटेंट से, ठीक है। Where as well as adding extra structure produces sometimes several avoidable errors। अपने पास से जो लोग एडिशंस करते हैं तो ठीक तरीके से करा करें, एरर्स आप लोग उसके अंदर समटाइम्स छोड़ के आ जाता है, विच अफेक्टेड देयर मार्क्स फॉर लैंग्वेज। अब एक बच्चे ने कोशिश की कि मैं अच्छे से अच्छा जो है आंसर लिखूं, लेकिन अच्छे से अच्छे आंसर लिखने के चक्कर में वो कुछ ऐसे गलती कर गया जो कि उसका नुकसान हो गया, उसमें उसके नंबर चले गए, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिप्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन given text after telling it to suit the demand of the topic, often use the same key vocabulary in the text and avoid to great extent many spelling grammatical errors। अच्छा, बच्चों की ग्रामेटिकल एरर्स बहुत थी, स्पेलिंग एरर्स बहुत थी, और की वोकेबलरी का मतलब वो होता है कि जैसे इस सवाल के अंदर जैसे ये word लिखा है मखसूस, हुकूमत और इकदामात, तो आप यही वर्ड्स ना लिखो, इसका कोई वो वर्ड लिखो जिसकी मीनिंग सेम होगी लेकिन वर्ड डिफरेंट हो। तो आपने वर्ड डिफरेंट लिखने थे। कैन अवॉइड टू ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है, मैन स्पेलिंग ग्रामेटिकल एरर्स, तो इस चीज़ के अंदर बच्चों ने क्या करा, बच्चों के ग्रामेटिकल एरर्स बहुत हुए, ठीक है। उन्होंने अ, अच्छा ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, रिप्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ये होता है कि एक इंफॉर्मेशन को दोबारा से घुमा के लिखना, ठीक है, आफ्टर टेलरिंग इट टू सूट द डिमांड ऑफ द टॉपिक। घुमा फिरा के समझो एक ही बात आप छोटी मोटी करके लंबी करके उसमें से लिख रहे हो, और वोकैबलरी लेकिन आपकी सेम है, तो फायदा क्या हुआ? मतलब आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला गेम खेल रहे हो, ठीक है। ये आप कर रहे हो, ये आपने नहीं करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, थोड़ी फनी सी एग्जांपल है लेकिन वो कहते हैं ना, वो लाइन दिल गलती कर बैठा है, सॉरी गलत लिखा है मैंने, गलती कर बैठा है दिल। तो ये वाले काम आपने नहीं करना है, क्योंकि इसमें वोकेबलरी आपकी चेंज नहीं हो रही, वर्ड्स आपके चेंज नहीं हो रहे, तो आपने ये चीज की प्रैक्टिस करके जाओ। जो बच्चे कहते हैं ना उर्दू नहीं पढ़ रहे, उर्दू पढ़ता कौन है, आपका फिर ए स्टार ए इस वजह से नहीं आता, इन चीज़ों की वजह से नहीं आता। अब वो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है मस्ट कैंडिडेट मस्ट प्रैक्टिस मोर द न्यू समरी पैटर्न, जो कि नया समरी पैटर्न आया, आप अगर मैंने डिस्कस भी करा है मेरी वीडियो में जाके आप देख सकते हो किस तरीके से क्या होता है, मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा। राइटिंग अंडरस्टैंड हाउ दे शुड प्रेजेंट देयर आंसर इन इफेक्टिव वे। आप आंसर लिख रहे हो लेकिन आप उसको शो नहीं कर पा रहे, अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो आपका फायदा क्या? आपके आपका सॉरी आपका फायदा नहीं, आपके आंसर का फायदा क्या? कैंडिडेट शुड मेक श्योर दैट दे रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। वो बार बार कह रहा है कि पैसेज तो पढ़ो, हम जो आपको बता चुके हैं वो तो पढ़ो, अपने पास से क्यों लिख रहे हो? एंड देन चूज अ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अपने पास से लिख के जाते हैं, ऊपर पैसेज में आपके पास आंसर्स हैं, आप उसको पढ़ो, उसमें से पॉइंट्स बनाओ, हाईलाइट कर लो कि यार ये इस चीज़ का एडवांटेज है, ये इस चीज़ का डिसएडवांटेज है, वो बातें करो। अपने पास से क्यों लिखना है आपने? अपने पास से आपने आंसर ही लिखना है, अपने पास से बस अपने वर्ड्स लेके आने हैं आपने। कैंडिडेट शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द रेस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर समरी। वही वाली बात, समरी में से कंटेंट लाओ, अपने पास से मत लिखो। सेपरेटिंग द स्टैंडर्ड एंड अननेसेसरी डिटेल्स, ये देखो अननेसेसरी को आप सेपरेट करो, अलग करो। इन ऑर्डर टू मीट द वर्ड लिमिट ऑफ 100 वर्ड्स। लेट सपोज एक बच्चे ने अपना पूरा आंसर लिखा, ठीक है, पूरा उसने आंसर लिखा, लेकिन उसके अंदर ना उसने 50% समरी वाली बातें लिखी, 50% उसने अपनी वाली बातें लिखी। तो जो अपनी वाली बात है ना ब्रो, उसको काट दो, ठीक है। इसी कंटेंट वाली चीज को आप बस अपने ओन वर्ड्स के अंदर लिख दो, अपने पास से कंटेंट ऐड नहीं करो, एडिशनल कंटेंट नहीं करो, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करो कि आपने 100 वर्ड्स के अंदर कैसे रहना है। जब आप ये काट दोगे ना तो ऑब्वियसली आपके 100 वर्ड्स हो जाएंगे। इफ candidate reproduce the information without properly cutting down on redundant details, they will end up exceeding the word limit। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आप एक्सीड करोगे उसके अंदर से, तो आपकी वर्ड लिमिट जो होती है वो एक्सीड कर जाएगी, और जिसकी वजह से आपकी जो है लैंग्वेज के नंबर भी ज़ाया हो जाते हैं। कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन टू अवॉइड लूजिंग मार्क्स, ठीक है। एक्यूरेसी ऑफ द सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन मतलब जो आपको पॉइंट दिए गए आपने वो, और उसी को लिखना है, और जो ज़्यादा, लेट्स सपोज दो पैसेज हैं आपके पास,
एक एडवांटेजेस का है, एक डिसएडवांटेजेस का है। तो इसके अंदर जो एडवांटेजेस का पॉइंट है ना, स्पेसिफिक वो उठाने, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं उठानी। तो एक्यूरेसी का आपने बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन 5 राइटिंग एक्सरसाइज में क्या कहते हैं, एक्सरसाइज कंटेन ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग टास्क एंड यू हैव टू राइट एन ईमेल। अब ईमेल के अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, लोकल कॉलेज को ईमेल लिखनी थी 2024 के पेपर के अंदर, ठीक है। दे हैड टू इंक्लूड दिस सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स, ओके। दे नीड टू इंक्लूड एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है। 6 मार्क्स कंटेंट के लिए 2 पॉइंट आपने लिखने थे, ओके। सम कैंडिडेट सक्सेसफुली मीट द डिमांड or obtain good marks, while many candidates miss out more details and lost marks, ठीक है। The point required to be discussed in the email should be clear and unambiguous, ambiguous, क्लियर होने चाहिए, और कोई एरर वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ फॉल्स पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। दिस एक्सरसाइज ऑल्सो एलोकेट 8 marks for accuracy and style of language. Therefore, candidates should be careful about their spelling, grammar, व्हेन प्रोड्यूसिंग देयर आंसर्स। अब आप ईमेल में अगर अपने आंसर्स लिख रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए और आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए। Several candidates were not able to achieve full marks on the last point regarding extracurricular activities as they did not understand it. अब हमें बता रहा है कि बच्चों को समझ ही नहीं आया था ये वाला पॉइंट, और वो कंफ्यूज हो गए थे क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेके। On the first prompt, simply did not write the reason why the subject was chosen the college. Okay. Some candidates have shown that they were very prepared for the task. Okay. Some responses demonstrate some lack of understanding. कुछ कुछ के बच्चों के आंसर से ये पढ़ के समझ आया कि उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। रिक्वायरमेंट किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस राइटिंग टास्क। इसके अंदर बेसिकली लिखना क्या है बच्चों को। अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि 2024 के अंदर ईमेल एक नई चीज़ थी। बहुत से टीचर्स को पैटर्न भी समझ नहीं आया था कि ईमेल लिखेंगे कैसे, ठीक है। और बाकी जितने भी टीचर स्कूल में, कोचिंग में, जिससे भी बच्चे पढ़ रहे थे, उनको ये थी मुश्किल कि ईमेल का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से लिखें, क्या समरी और ईमेल में क्या फ़र्क है, लेटर और ईमेल में क्या फ़र्क है। तो मैं समझ सकता हूँ 2024 के अंदर ये हुई हुई गलती। 2025 की मुझे एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं मिली। अगर वो मिलती तो मैं वो भी डिस्कस करता कि लास्ट ईयर बच्चों ने क्या गलतियाँ की हैं। अभी हम 2024 जो कि बहुत रीसेंट है, तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं, और ये बहुत रेलेवेंट भी हो सकता है हमारे 2026 के लिए, ठीक है। Have completely neglected all the directions about the content. There is no valid point included in the content. No marks can be awarded for language. Therefore, it is very important for a candidate to tailor their responses according to the instructions given in the question. जो आपसे सवाल के अंदर चीज़ें मांगी गई हैं, आप वो एटलीस्ट लिखो, वो लिखो। और अपने आंसर्स अगर लिख रहे हो तो प्लीज़ उसको ठीक करके लिखो, ठीक है। कोई वैलिड पॉइंट बच्चों ने नहीं लिखा था, जिनको समझ नहीं है अंडरस्टैंडिंग, वो बस अपने अपने पास ईमेल्स लिखे जा रहे हैं। नो मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड फॉर लैंग्वेज, ठीक है। अब जरा ईमेल दोबारा देख भी लें। ये ईमेल, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ईमेल का सवाल है, ठीक है। ईमेल के अंदर ये सवाल है। अब हम जरा इसकी, वो हमें कह रहा है कि रिक्वायरमेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, आपने वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, और बच्चों ने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं की थी, जिसकी वजह से उसके नंबर कटे। अब रिक्वायरमेंट्स है क्या, वो डिस्कस कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि आपने हाल ही में किसी अजनबी की वक्त, अच्छा बात है, अभी पेपर कौन सा है, ये स्पेसिमेन पेपर है 2024 का। अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है। इसी सवाल में बच्चों ने गलतियां की हैं और ये सवाल मिल गया। ओके, आपने हाल ही में किसी अजनबी की मुश्किल वक्त में मदद की थी, ये हमारे पास सवाल है। अपने दोस्त अपनी सहेली को इस तर्जुबे कह रहा हूँ, तजुर्बे के बारे में एक ईमेल लिखें। अपनी ईमेल में मंदरजा नुकात जरूर शामिल करें। अब ये रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स की वो बात कर रहा है वो ये है। ये चीज़ें आपने ऐड करनी है अपने ईमेल के अंदर। इसके अलावा कुछ लिखोगे तो कंटेंट के नंबर नहीं मिलेंगे, जीरो मिलेंगे। आपकी ईमेल तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ईमेल के मवाद के 6 नंबर, मवाद कहते हैं कंटेंट को, और सही जबान और तर्ज तहरीर के 8 नंबर। सही जबान हम क्या कहते हैं, आपकी विदाउट एनी ग्रामर, और तर्ज तहरीर मतलब आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, उसके 8 नंबर दिए जाएंगे। इन दोनों को मैं अगर मिला दूं तो हमारी लैंग्वेज के नंबर बन जाते हैं, जो कि 8 नंबर है। तो रिक्वायरमेंट्स ये हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये वाक़या कब और कहाँ पेश आया। तो आपने जिस वाक़े के बारे में लिख रहे हो उसको बताओ तो सही, वो कब और कहाँ आया, ये पॉइंट्स आपने ऐड करना है।
आपने अजनबी शख्स की कैसे मदद की? अब बच्चे ने मुझे समझ आ गया बच्चों ने क्या गलती की होगी। बच्चों ने ये लिखा होगा कि मैंने एक अजनबी शख्स की मदद की, उसने मेरा बहुत शुक्रिया किया और मुझे बहुत खुशी हुई, ब्ला ब्ला। अरे आपने कैसे मदद की वो भी तो बताओ। अजनबी शख्स ने आपका शुक्रिया अदा कैसे किया? उसने अगर वो शुक्रिया अदा करा तो कैसे किया? उसने आपको कुछ, लेट्स सपोज, कुछ गिफ्ट दिया या आपको दुआएं दी, ठीक है, मदद। उस आप शुक्रिया कैसे अदा किया? हो सकता है आपको पैसे दे दिया, हो सकता है आपको गिफ्ट दे दिया, हो सकता है आपको दावत पे इनवाइट कर दिया। होता है ना कि यार तूने भी मदद की, चलो कल का खाना मेरी तरफ से, कुछ भी XYZ जो भी लिखना चाहो। लेकिन ये वो कह रहा है जरूर शामिल करें, लाजमी, ये कंटेंट है आपका, दिस इज कंटेंट। ये मजबूत नहीं है कि आपने आउट ऑफ नोवेयर कहीं से स्टोरी उठाई और लिख दी, ठीक है। तो ये आपको लिखना है और पैटर्न आप दोबारा देख लो। बराए कोई भी ईमेल लिख दो, ठीक है, मौजू और टॉपिक का नाम यहाँ लिख दो। उसके बाद आप लिख दो प्यारे दोस्त, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, और शुरू कर दो इस तरह खत लिखते थे, सिंपल। और एंड में आ जाएगा वालेकुम अस्सलाम और अलिफ बेजिम, खत्म। सिंपल इज दैट, ठीक है। ये वालेकुम अस्सलाम भी ना लिखो तो जैसे हम इंग्लिश के अंदर ईमेल्स में कैसे लिखते हैं, बेस्ट रिगार्ड और अपना नाम लिख देते हैं, तो आप बस लिख दो बस सलाम और अपना नाम लिख दो, खत्म। या बस सलाम भी ना नहीं लिखो, अपना नाम लिख दो सिर्फ एंड में, बस सिंपल। सिंपल इज दैट। तो ये 2024 का मेरे पास स्पेसिमेन पेपर है, इसका पेपर 2 भी है और ये 2024 की रिपोर्ट भी है, ठीक है। सो आई गेस बच्चों को पेपर समझ आ गया होगा। एंड ये पेपर 2 की है, ये मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर पेपर 1। और उर्दू की पेपर 1 और पेपर 2 की इस साल की जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की है ना, बेसिकली जो मेरे चैनल पे वीडियोस हैं वो 2024 के स्पेसिमेन पेपर की ही हैं, ठीक है। तो वो उसकी मैं लिंक्स अटैच कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, वहां से भी जाके देख लो। और ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये वाला सवाल ईमेल का, ये स्पेसिमेन पेपर है। तो हो सकता है ये नहीं आया हो, कोई और सवाल आया हो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि 2024 का स्पेसिमेन पेपर के अंदर ये सवाल है। पेपर 1 पेपर 2 में क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारे पास पेपर 1 का एग्जामिनर रिपोर्ट थी। अगर किसी बच्चे को कोई क्यूरी है, कुछ पूछना है, तो वो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। अगर 5 सेशन ज्वाइन करने हैं उर्दू के, ओके, ये इतना वर्कअप मैनेजर, ठीक है। ठीक है, अगर जिसने 5 सेशन ज्वाइन करने हैं, जितनी हमारे पास रिमेनिंग क्लासेस रह गई हैं, वो आपको ज्वाइन करने के बाद वो क्लासेस भी आपको, आप उन क्लासेस भी ले सकोगे। एंड जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जितनी क्लासेस अभी हो गई हैं, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर किसी को कोई क्यूरी है वो कमेंट भी कर सकता है, वो कमेंट में भी पूछ सकता है और इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस P1 एग्जामिनर रिपोर्ट 2024। पेपर 2 की एग्जामिनर रिपोर्ट मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे शेयर कर दूंगा। सो फॉर नाउ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।